अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लव स्पाइस जफुलावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो बिना बातों को ना बढ़ाकर सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी बाइनरी के बाहर एपिसोड 24। एक तरफ श्रुति की घर के कलेश नहीं ख़त्म हो रही थी। उसकी माँ और उसके बीच जैसे कोई जंग का ऐलान शुरू हो चुकी थी। रोजाना जब जब एक दूसरे के सामने आ रहे थे, बहसबाजी शुरू हो जाती थी। उसकी माँ की एक ही बात थी कि तुम नहीं जा सकती, और अगर ऐसी ही थी तुम्हारे काम करने की तरीका, तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले से हम इतने बदनामी में हैं और बदनामी मत करो। और इसी बात से ना ज़्यादा गुस्सा आती है श्रुति को। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? बस सोच में है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि समाज में न जाने कैसे कैसे बातें होंगी। अगर मैं ये करती हूँ तो समाज वाले टॉन्ट काटेंगे, पीछे से तरह तरीके की बात करेंगे, और उसका असर बहुत बुरी तरीके से होती है। और वही अक्सर ना ज़्यादातर माँ बाप को ही ज़्यादा होती है। हालांकि इस मामले में श्रुति के बाबा ऐसा नहीं है। वो अपनी बेटी के साथ ही है। वो चाहते कि उनकी बेटी जो चाहे वो करे, कोई भी रुकावटें नहीं। तो दूजी और श्रुति की माँ ये नहीं चाहती थी, और इसी बात को लेकर लगातार बहस हो रही थी, झगड़ा हो रही थी। जब अगले दिन की सुबह श्रुति जो है वो उठती है, तो आज तो उसे होटल जानी ही नहीं थी। थोड़ी बहुत वो पैक कर रही थी। बस उसकी माँ जैसे ही देखी, बहुत बदतर वाले बहस शुरू हो गई। बहस की आग इतनी बढ़ी कि एक पल ऐसी आई कि श्रुति की माँ लगभग श्रुति के गाल पे थप्पड़ मारने ही जा रहे थे, लेकिन श्रुति के बाबा चिल्ला पड़ते हैं। वैसे भी श्रुति के बाबा अभी पूरी तरह से ठीक हुए नहीं हैं। जब वो इंटरफेयर करते हैं तो श्रुति के माँ थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन गुस्से में वो भी निकल जाते हैं घर से कि करो सब अपनी मनमर्जी। मैं कुछ भी कहूँ मैं ही बुरी हूँ ना, सबका भला चाहूँ तब भी मैं ही गलत हूँ। आप क्या जानो यहाँ के लोगों के ताने की चीज़ें कैसी होती है। एक बार अगर सुन लिया ना तो जीते जी मरने की इच्छा होगी। वो तो मैं सुनती हूँ, दिन भर तो आप होते नहीं घर पे, मैं ही होती हूँ ना, मुझे सुनने को मिलती है। और यही चिड़चिड़ाते हुए वो चले जाते हैं। श्रुति की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपनी बाबा की ओर बस एक बार देखती है तो उसकी बाबा को बड़ी तकलीफ होती है अपनी बेटी को उस लाचारी में देखकर। लेकिन कुछ सुधार नहीं कर सकते है ना। कमबख्त ये हालत ही है जो इंसान को इतनी बदतर बना देते हैं ना कि चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बस श्रुति वहाँ से अपनी रूम में चली जाती है। वो लेट जाती है और आंसू बहा देती है। हाँ, भगवान से शिकायत उसकी एक ही रही है कि भगवान इस सिचुएशन में डालनी ही क्यों थी, मेरे हालत ऐसे ही बनानी थी। याद दर बदर बस ठोकर पे ठोकर ही मिलती है, इसके बावजूद और कुछ भी नहीं मिलती है। क्यों बिना कुछ किए ही इतने सारे आरोप, इतनी गंदी गंदी बातें लोग कर कैसे लेते हैं? वो भी जब वो लोग हमारे बारे में कुछ जानते तक नहीं। बिना जाने ही ऐसे कैसे सोच लेते इतना सब कुछ? उनके बच्चे नहीं हैं, उनके घर परिवार नहीं है, और अगर है तो दूसरों के लिए ऐसे कैसे सोच रख सकते हैं तरह तरीके की चीज़। लेकिन उसे भी पता है कि बस शिकायतें ही कर सकती है, वो नहीं बदल सकती है लोगों की सोच को, क्योंकि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हम हजार चाहे औरों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन वही अगर हम खुद की सोच बदल ले तो काफ़ी सुधार आ जाएगी। पर ये कितने सोचते हैं? या तो हर कोई अपना ही सोचती है, यही सोचते हैं कि भाई दुनिया जाए बाहर, में जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ वही सही। इसी बात पे थोड़ी बहुत पर्सन जो है सेल्फिश हो जाती है, अपने हिसाब से दूसरों का बिना सोचे ही बस अपना राय सामने रख देते हैं, ये जाने बिना कि वो राय किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है, किसी का घर उजाड़ सकता है। दूसरी ओर अद्विका भी थोड़ी बहुत अपना पैकिंग शैकिंग कर चुकी थी। इधर एक चीज़ वो नोट करती है, जब सुबह सुबह वो साइट पर जाने के लिए निकली थी तो आज वो श्रुति को नहीं देखती है, कुछ खटकती है।
वो सीधा रिसेप्शन पॉइंट पे आती है। वहाँ पर प्रीत आती है कुछ काम से। वो सीधा सवाल प्रीत से करती है, क्या वो आज नहीं आई? इस बात पर प्रीत थोड़ी शॉक होती है। क्या मैम को नहीं पता कि श्रुति उनके साथ जा रही है? वो आगे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से उसकी मासा की आवाज़, राजकुमारी ज़रा इधर आइए, आपसे बात करनी है। अद्विका का ध्यान जैसे एकदम से डाइवर्ट हो जाती है। वो अपनी मासा के पास जाती है, थोड़ी बहुत बात करती है और जल्दबाजी में ही वो निकल जाती है। इधर अब अद्विका की माँ जो है प्रीत को बुलाती है। वो आज नहीं आई, वो आएगी तो सही ना? अब जी रानी साहब, वो जाएगी ज़रूर। मैंने कही है उसको कि आप उसे कॉल करेंगी। वो कल कितने बजे आएंगी आप उसको बता देना, या फिर आप चाहो तो मैं भी बता सकती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, नंबर तो ले ही लिया है, मैं खुद बात कर लूँगी शाम को। फिलहाल राजकुमारी को ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर प्रीत थोड़ी चौंक जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। एक्चुअली वो कुछ कह भी नहीं सकती है, सवाल करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ से सब कुछ नॉर्मल थी। अद्विका के दिमाग से चली गई थी कि श्रुति नहीं है, लेकिन जब वो साइड पर जाती है, उसी एरिया से गुजरती है, सडनली फिर से पिंच होती है। पता नहीं क्यों, पर उसे परवाह हो रही थी, क्या वो ठीक है? कल जिस तरह से उसने देखी थी, थोड़ी तो मायूस थी, बेख्याली में वो ऐसे चल रही थी। उसने सोची कि कहीं उसके घर में कोई इशू तो नहीं हो गई ना। बहुत सारी चीज़ें थी वो सोच रही थी, और सोच सोच के वो तय करती है, सोचने से अच्छा है क्यों ना एक बार देख ही लेती हूँ। शायद यही तय करके वो चली भी गई थी ठीक दोपहर के 3 बजे। और भाई साहब जैसे ही उसके घर के पास हो गई, ये शायद उस वक्त श्रुति लंच कर रही थी अपने बाबा के साथ। शिवा था और उसकी माँ तब भी बहुत सारे अनाम शनाम बातें कह रही थी, गुस्से में ही। अब गुस्से में इंसान क्या कह लेते हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं। बस ये सुनते ही एकदम से चौंक गई थी अद्विका। वो चाहती तो थी कि अंदर जाए, लेकिन पता नहीं जैसे वो खुद को ही रोक ली। बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। वो चुप से आके अपनी कार में बैठी। कुछ पल वो बैठी ही रही, बस अपनी हाथ की मुट्ठी में जो ईयरिंग को उसने बड़ी कस के बीच के रखी थी उसको देख रही थी। न जाने क्यों उसे तकलीफ हो रही थी यूं श्रुति को इतनी बातें सुनते हुए, पर उसे इतना तकलीफ क्यों हो रही है, ये तो सवाल थी। बाद में वो वहाँ से चली जाती है। शायद उसने यही समझ ली कि शायद श्रुति के घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आज आ नहीं पाई। बस यहाँ से वो वापस होटल में चली आती है। अब देखते देखते 5 बज चुके थे। 6 के आसपास श्रुति जो है अपनी दोस्तों के साथ थोड़ी बाहर टहलने के लिए आई थी। बहुत उदास थी। तीनों दोस्त उसको समझा रहे थे, टिल्लू भी, गायत्री भी और शिखा भी। टिल्लू तो यही बोलता है, अच्छा तू एक काम करना, तू मुझे साथ में लेके चल, क्या पता आंटी मान जाए। तभी टिल्लू के सर पे मारते हुए बोलती कि बेवकूफ़, क्या मैं खुद की मर्जी से जा रही हूँ? हाँ, अपने काम से जा रही हूँ, वो भी बस मुझे ही बोला गया, और मैं तुझे कैसे लेके जा सकती हूँ? मैं कोई ट्रिप पे जा रही हूँ क्या? अब ये भी ठीक है, पर यार तू इतना फिक्र क्यों कर रही है? हाँ तो क्या करूँ? माँ ने दिमाग खराब करके रखी है यार 2 दिन से, पता नहीं कैसे कैसे बर्ताव कर रही है। मैं कहीं भाग के तो नहीं जा रही हूँ ना? ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जा रही हूँ यार। इतनी जलील कर रही है मुझे। और फिलहाल हालत ऐसी है कि मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती, मुझे हर हाल में ये नौकरी चाहिए। कितने पैसे है, वो सारे पैसे चुकाने हैं यार। तभी शिखा उसे साइड से हक करती है, हो जाएगी सब। तो आंटी की बात का इतना बुरा क्यों मान रही है? वो हमेशा से ही ऐसी तो बर्ताव करती आई है। अरे मुझे मुझे तकलीफ तो उसी बात की हो रही है ना शिखा। यार गली के लोगों की मुझे कोई परवाह है ही नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ती है इन लोगों से मुझे। ये लोग चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ती है? लेकिन माँ है यार, और माँ होके जब ऐसे जलील करती है ना यार, दिल दुखती है मेरी। मैं भी इंसान हूँ, दिल है मेरी भी, तकलीफ होती है यार। अगर वो नहीं समझेगी तो कौन समझेगी? तो तीनों दोस्त उसे हक कर लेती है, चल कोई बात नहीं, कम से कम अंकल तो साथ दे रहे हैं ना, उन्होंने तो कहा ना तुझे जाने के लिए, तो बस। और क्या पता आने के बाद आंटी समझ जाए, ठीक हो जाएगी, तू इतना मत सोच।
वैसे आप शॉपिंग वगैरह कुछ करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो बस एक बैग लेनी है। एक अच्छा बैग नहीं है मेरे पास, कपड़े कैसे लूँ मैं? हाँ तो सही है, चल इधर साइड में ही छोटा सा मॉल है, वहाँ से एक अच्छा खासा बैग ले लेते हैं। और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और पूरा महीना बाकी है अभी भी। महीने ख़त्म हो गए फिर जाके ना सैलरी मिलेगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कैसे मैं कुछ खरीदूँ खुद के लिए? अरे तो कोई बात नहीं, ले लेना। चल ठीक है, बहुत सोचती है, क्योंकि सोचना पड़ती है, हालात ही ऐसी है। बाद में ये लोग उसके लिए एक बैग ले लेती है। वहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ये लोग खाते हैं, लगभग 7-8 वैसे ही बज जाते हैं यूं ही बाहर घूमते घूमते। और बाद में श्रुति घर भी आ जाती है। भाई साहब, जैसे उसकी माँ ने देखी कि उसने बैग खरीद के लाई है और अपना कपड़े वगैरह सब कुछ बैग के अंदर ले रही है, तो भाई साहब वहाँ पे अलग ही माहौल हो चुके हैं। लेकिन अब श्रुति एक शब्द तक नहीं कहती है, वो चुप से अपना बैग जो है वो अच्छे से सेट कर लेती है और साइड में रख देती है। और तभी अचानक उसे फील होती है कि उसका जो मोबाइल है वो वाइब्रेट हो रही है। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखी तो एक अननोन नंबर। दिमाग में फ़ौरन आई कि प्रीत दी ने कही है कि वो रानी जी कॉल करेंगी। जैसे ही वो ये समझती है ना, उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गई। जल्दबाजी में भागते हुए ही घर से बाहर आती है और जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेती है, कान में लगाते हैं और बोलती कि अब हेलो, हाँ, क्या हम श्रुति से बात कर रहे हैं? जी 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 जी, वो नमस्ते मैम। नमस्ते। आपको पता होंगे कि हमने आपको क्यों कॉल की है? जी वो प्रीत दी ने बताई थी कि आप कॉल कर सकते हैं। जी, तो कल सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है, उससे पहले आप आ जाइएगा। अगर 6 बजे तक आप आ जाए तो अच्छा होगा। जी 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 मैम, मैं आ जाऊंगी। अगर आप चाहें तो आपके घर से ड्राइवर भेज के आपको रिसीव कर सकते हैं। जी जी नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और अगर आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो आप कह सकते हैं। नहीं, वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मैम। ठीक है, फिर हम रखते हैं। थोड़ी बहुत ऐसे ही बात होकर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। श्रुति बाहर खड़ी ही थी कि उसके बाबा आते हैं। वो दुकान थोड़े जल्दी ही बंद कर दिए थे। जैसे ही श्रुति अपनी बाबा को देखती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ बाबा, इतनी जल्दी आ गया? नहीं बेटा, वो थोड़ा सा सर दुख रहा है, खड़ा नहीं हो जा रहा है। इतना शोर शराबा में पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आ गया। वैसे कल कितने बजे तक जा रहे हो? वो बाबा, कल यहाँ से थोड़ी जल्दी ही निकल जाऊंगी, 5-5:30 बजे। इतने सवेरे? हाँ, होटल जाऊंगी, फिर वहाँ से चीज़ें, फिर वहाँ से हमारे फ़्लाइट है। फ़्लाइट? प्लेन से जा रहे हो? आ हाँ, वो ऐसा ही कहा है। क्या बात है, उसके बाबा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले श्रुति ने, मतलब अब ऐसे तो सामर्थ्य है नहीं कि प्लेन से ये लोग जर्नी करें, तो उसके बाबा बहुत खुश थे कि श्रुति की ये जर्नी जो है प्लेन में उड़ान होगी। वो बहुत खुश थी, लेकिन श्रुति की हाल यहाँ पे कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी ना सोचने की। एक्साइटमेंट तो फिलहाल उसे महसूस हो नहीं रही थी। हाँ, बस अपनी माँ की कही हुई बहुत सारी बातें चुभ रही थी। बाद में दोनों बाप बेटी घर के अंदर आते हैं, चुपचाप से डिनर वगैरह हो जाती है और रात के टाइम भी उसकी माँ थोड़ी शांत थी, कोई ताने नहीं खींचती है, थोड़ी बहुत शांत ही थी वो। ऐसे ही वक्त पे वक्त बीत जाती है, श्रुति ख्यालों में खोई हुई। हाँ, अद्विका की बहुत सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में आ रही थी। वो ये भी सोच रही थी, मैं गलत कैसे समझ ली? मुझे ऐसा क्यों लगी कि मैंने उसके हाथ में अपना इयररिंग देखी है? वो जो पता नहीं कब मुझसे खो गई। एक तो है, पर दूसरा बाली कहाँ गिराई मैं, मुझे याद ही नहीं। फिर आज ऐसा क्यों लगे कि मैं उसके हाथ में अपनी बाली को देखी हूँ? तरह तरीके की चीज़ें वो सोच रही थी। और ये भी कि न जाने कल क्या होगी, क्या कल मैं ठीक से जा पाऊंगी? यही सोच सोच में लगभग रात के 1 बज चुके थे। 1 बजे ही अचानक उसे फिर महसूस होती है कि उसकी मोबाइल जो है वो वाइब्रेट हो रही है। अब क्योंकि वो घर रहती है,
तो एकदम से किसी की नींद खराब ना हो इसीलिए टिल्लू को कहकर वाइब्रेशन में डाल दी थी उसने। तो जैसे ही उसे महसूस होती है, क्योंकि अभी तक वो सोई नहीं है, वो फ़ोन की तरफ देखती है, तो जैसे ही देखती है वो चौंक जाती है, क्योंकि अद्विका का नाम शो हो रही थी और वो अद्विका की नंबर को बहुत अच्छी से जानती है। अब नंबर देख के ही सोचने लगी रात के इतनी देर में, मतलब वो मुझे क्यों कॉल कर रही है? मतलब अब क्या वो मना कर देगी कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है? अब श्रुति को क्या पता कि अद्विका को पता है कि नहीं? कुछ देर तक तो सोचती है और उसकी सोचने में ही कॉल कट हो जाती है, लेकिन दोबारा कॉल आती है। अब जैसे ही कॉल आती है वो रिसीव कर लेती है, धीरे से बात करती है। हेलो हेलो, क्या तुम ठीक हो? क्यों रात की ये 1:30 बजे तुम्हें ऐसे कैसे मेरी याद आ गई? जब सीधा सवाल किया जाए तो सीधा जवाब भी दिए जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ ऐसे जवाब दूँ, तुम्हें क्या? तुमने क्यों कॉल की? तुम एक बार में सही जवाब नहीं दे सकते, राइट? देखो तुम इतनी रात को अंग्रेजी मत झाड़ो मुझे। एक तो इतनी रात को कॉल करती हो, इंसान सोएंगे नहीं क्या? तुम सो तो नहीं रही थी, तुम्हारी आवाज़ से लग नहीं रही है। अच्छा, बहुत जानती हो तुम मेरी आवाज़ को। मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं कॉल करी। मैं कौन सा बहस करने के लिए मरी जा रही हूँ? तुम हर वक्त झगड़े की मूड में होती हो क्या? क्या कही तुमने? झगड़े की मूड? हाँ, तुम मुझे झगड़ाली समझती हो क्या? एक तो खुद कॉल करती हो इतनी रात को, ऊपर से मुझे कह रही हो। आराम से बात करो, शांति से बात करो। मैं चिल्ला के बात कर सकती हूँ पर तुम नहीं, क्योंकि तुम अपने घर पे होगी और तुम्हारे माँ बाप सो रहे होंगे। अब की बार श्रुति चुप हो जाती है, एकदम से जैसे बोल्ड आउट हो गई हो। वो एकदम साइलेंट हो गई। मैं इसीलिए कॉल करी क्योंकि मैं जा रही हूँ कल हैदराबाद, और तुम्हें अगर किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैनेजर को बोल देना, वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। बस इसीलिए कॉल करी। अब श्रुति को थोड़ी झटकी लगती है, ये हैदराबाद जा रही है तो मैं भी तो इसके साथ ही जा रही हूँ, ये मुझे क्यों बता रही है? और वो आगे जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि सडनली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। श्रुति को थोड़ी चिढ़ होती है। हद हो गई, मतलब ऐसे होते हैं पैसे वाले लोग, बस अपनी बात थोप दो दूसरे पर और फिर फरार हो जाओ। मतलब अपनी बात है मुझे थोप दी और वो कॉल कट भी कर दी बिना कुछ सुने। अब पागल है क्या वो? मुझे क्यों बता रही है? मैं भी तो साथ जा रही हूँ ना उसकी उसकी माँ ने मेरा मतलब वो माँ भी तो नहीं कह सकती, महारानी है वो, जो भी है, उन्होंने मुझे कही है। क्या मतलब उसको नहीं पता है क्या? ये वो सोच रही थी और यही सोचते सोचते उसे खुद नहीं पता कि वो कब सो जाती है। दूसरी ओर न जाने क्यों अद्विका को नींद नहीं आ रही थी। चेयर पे बैठी हुई थी, उसके हाथ में फ़ोन थी, वो फ़ोन को कभी इधर कर रही थी तो कभी उधर। फिर पता नहीं क्यों उसकी नज़र ज़मीन पे चली जाती है। उसे उस पल की याद आती है जब श्रुति उस जगह पर बैठी हुई थी, सर झुकाई हुई, हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। अद्विका की आंखें लाल सी हो जाती है। वो अपनी फ़ोन को बड़ी कस के पकड़ती है, ठीक बेड के वहाँ पर फेंक के मारती है और चुप से आके बेड पर लेट जाती है। अब वही जाने उसकी मन की दिशा किस ओर जा रही है। ऐसे मानो कि एक लंबी सी रात बीत ही जाती है। श्रुति ने टिल्लू को बता दी थी कि दोस्त यार वो सुबह मुझे होटल तक पहुंचा देगा, मुझे 6 बजे वहाँ पे पहुँचनी है। टिल्लू फौरन बोलता है हाँ ज़रूर, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा तुझे लेने। और अब वो बेफिक्र होके सो गई थी। अब देखते देखते सुबह के 5:30 बज चुके थे। टिल्लू आ चुका था। श्रुति के घर के बाहर आते ही दरवाजे पर वो खटखटा रहा था। यह श्रुति की माँ, क्योंकि वो अर्ली ही उठ जाती है, पानी वगैरह लानी होती है तो उस हिसाब से वो जल्दी उठ जाती है। लेकिन जब वो देखती है टिल्लू आए हुए हैं, वो पूछ लेती है कि क्या हुआ टिल्लू, सवेरे सवेरे क्या कर रहा है यहाँ पे? वो आंटी, वो श्रुति उठी नहीं है क्या? उसको जाना है। नहीं जाना है, चला जाए यहाँ से। नहीं जाएगी वो। अरे वो आंटी ऐसा मत करो, नौकरी की सवाल है, बेचारी कुछ करने की सोच रही है, करने दीजिए ना उसको। वहाँ पे पता नहीं क्यों पर थोड़ी बहुत आवाज़ें अब जैसे श्रुति के कान में जाके चुभ रही थी
अब वो एकदम से उठ जाती है। जैसे उठ के पहले तो मोबाइल में देखती है तो भाई साहब वो जो एक झटके में उठती है, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करती है, बैग को लेती है और बिना कुछ खाए ही बस तैयार हो जाती है। वो जैसे ही भागते हुए निकलेगी कि उसकी माँ रोक देती है। कहाँ जा रही हो? सुनाई नहीं देती तुम्हें? हाँ, एक ही बार बात समझ नहीं आती? कहीं ना इस घर के दहलीज लांघने की कोशिश भी मत करना तुम। समझ आ रही है बात? हाँ, हर बार एक ही बात क्यों दोहरानी पड़ती है? हाँ, कम से कम चैन से जीने दोगी या नहीं? बता दो आज, बता दो क्या करना, क्या चाहती हो? भाई इन दोनों माँ बेटी की ये बहस सवेरे सवेरे ही शुरू हो चुकी थी। श्रुति की माँ ने उसके हाथ से बैग भी छीन ली थी और साइड में दे पटक के मारती है, पर श्रुति पलटवार नहीं कहती है कुछ भी। वो बस शांत खड़ी थी, बस इतना कहती है कि देखिए आप गुस्सा करिए या जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जाना है तो हर हाल में जानी है। अब इनकी बहसबाजी में श्रुति के बाबा भी जाग चुके थे और उनको समझ आ गए थे कि क्या चल रहा है। तो जैसे ही वो उठ के आते हैं, श्रुति अपनी बाबा को देखती है। वो पापा मुझे जानी है, देर हो गई है वैसे भी। हाँ तो बेटा जा। अचानक उसके बाबा उनके जेब में से कुछ पैसे देते हैं, जिसे देख के श्रुति थोड़ी उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो पैसे वापस अपनी बाबा के हाथ में रख देती है। वो पैसे नहीं चाहिए, है कुछ मेरे पास, हो जाएगी, आप बस ध्यान रखना अपना। और टिल्लू आएगा घर पे, उसके मोबाइल से मुझसे बात कर लीजिएगा। जब सैलरी मिलेगी मैं आपको एक मोबाइल लेके दूंगी। बेटा मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, टिल्लू के मोबाइल से कॉल करूँगा तुम्हें, उठा लेना और पीछे हटो तुम, श्रुति की माँ को कहती है। पता नहीं झगड़ा जैसे कम होने के जगह और बढ़ चुके थे। अब श्रुति की माँ श्रुति के बाबा से भी बहस करने लगी थी। आपको क्या पता मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इधर श्रुति को देर हो रही थी। श्रुति के मोबाइल पे रानी सा की कॉल आ रही थी। जैसे ही वो देखी, बिना बैग लिए ही वो जल्दबाजी में निकल गई। शिवा भी आ चुका था। बस शिवा एक बार श्रुति को आके गले लगा लेता है। दीप ध्यान से जाना। हाँ, मैं भी आपको कॉल करूँगा। हाँ, और तू अगर कॉलेज से वापस आए तो तू भी कर सकता है, बाबा को टिल्लू के लिए इंतज़ार नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है मैं कर लूँगा दी, आप जाओ और घर के बारे में मत सोचना। जैसे तैसे वो निकल आती है घर से। आंखें नम थे, आंसू भरे हुए थे। टिल्लू उसकी हौसला बढ़ा रहा था। अरे कोई ना यार, हमारी ज़िंदगी तो है ही ऐसी, तो इसमें दुखी क्यों होना? हाँ, ये तो रोज़ाना की बात है ना। ऐसे तो सरवाइव कर रहे हैं हम। तू फिक्र मत कर और मन उदास मत कर, बेफिक्र होके जा। और हम यहाँ है ना तेरे पीछे। हाँ, सब कुछ हैंडल कर ही लेंगे। तू अंकल का भी फिक्र मत कर। वैसे भी तो मैं बैठा ही रहता हूँ घर पे, मैं बैठ जाया करूँगा अंकल के साथ दुकान पे, कोई बात नहीं। तू फिक्र क्यों कर रही है? हाँ, थोड़ी बहुत तसल्ली होती है श्रुति को। अगर उसके ये दोस्त ना होते तो न जाने क्या होते। थोड़ा आगे बढ़ता ही है, टिल्लू की शिखा और गायत्री भी रास्ते पर मिल जाते हैं। वो लोग श्रुति के पास ही आ रहे थे, लेकिन अब जैसे आए तो श्रुति जो है वो बैग लिए बिना ही जा रही थी। शिखा बोलती कि बैग कहाँ है तेरी? वो घर पे छोड़ दी। अरे पागल, वहाँ पे तेरे कपड़े हैं, सब कुछ है, बिना कपड़ों में कैसे जाएगी तू? बिना कपड़ों में क्या, कपड़े पहन के जा रही हूँ मैं। अरे मेरा मतलब वहाँ जाने के बाद यार मैं कुछ सोच लूँगी, अभी घर जाऊँगी फिर से माँ से बहस होगी, इससे अच्छा है, और वक्त भी कम है। और वो जल्दी जल्दी गायत्री और शिखा को दोनों को ही हक करती है और वापस वहाँ से चली जाती है टिल्लू के साथ। यहाँ जो अद्विका है वो भी उठ चुकी थी। सुबह अपनी मासा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, बड़ी शांत सी थी। उसकी मासा बस उसे ही देख रही थी। तभी अद्विका कहती है, मासा वो आपकी जाने की बंदोबस्त। हाँ मुझे पता है, आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे सारी डिटेल्स बता दी हैं। आपके जाने के बाद ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। जी जी मासा, और आगे से आने से पहले आप एक बार मुझसे बात कर लेना, क्योंकि क्या पता मैं यहाँ आऊँ या नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? एक तो आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ आपको जाने की ज़रूरत थी नहीं, पर क्योंकि आपने मन बना ली तो हम आपको रोक भी नहीं सकते। एक माँ होने के नाते आपका परवाह करना हम आदत से मजबूर हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। जी जी मासा।
वही वो बस अपना ब्रेकफास्ट ही कर रही थी। इधर देखते देखते अब 6 बज चुके थे और हाँ, आ चुकी थी श्रुति होटल पे वापस, क्योंकि प्रीत थोड़ी लेट आती है तो प्रीत अभी तक आई नहीं थी, तो वो जो है एक साइड पे बैठी हुई थी। इधर तभी एक बॉडीगार्ड जो है, जो रानी सा के लिए होते हैं, वो शायद इन्फॉर्म कर देते हैं अद्विका की माँ को। इधर अब निकलने का भी टाइम हो चुकी थी, तो अद्विका जो है वो निकलने की पूरी तैयारी में थी और आते आते वो होटल के एंट्रेंस पे भी आ जाती है, लेकिन अभी तक उसने श्रुति को नहीं देखी। जैसे ही अद्विका उतर रही थी, उसकी मासा ने कही, आप नीचे जाइए, इंतज़ार करिए, हम अभी आते हैं। जी मासा। अद्विका आती है, वो बात करती है मैनेजर से और जाके चुप से कार के सामने जाके खड़ी हो जाती है। कुछ पल खड़ी होने के बाद ही रानी सा वहाँ पे आ जाती है। वो अपनी मासा की पैर छू के आशीर्वाद लेती है और जाके बैठती है। पर चीज़ तो तब होती जब अगली ही पल दूसरी तरफ से श्रुति आके बैठती है। भाई, अद्विका को उस वक्त जो झटका लगी, वो पूरी तरह से चौंक गई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अभी इतनी सवेरे सवेरे? वो मैं तभी वहाँ दूसरी तरफ जो ड्राइवर के साथ बैठते हैं, वहाँ पर रानी सा भी आ जाती है। हम आपके साथ एयरपोर्ट तक तो ज़रूर जाएंगे और बाकी बात करते हैं, शांत रहिए फिलहाल। अद्विका को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, वो बस श्रुति को देख रही थी। श्रुति गुमसुम सी बस चुप से बैठी है। वो ये भी चौंका देने वाली बात है, श्रुति इतनी शांत कतई भी नहीं। देखते देखते आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे गाड़ी। आधे रास्ते पहुंच ही चुके थे कि अब अद्विका की माँ बोल पड़ती है, ये भी आपके साथ जाने वाली है। हमने इनको भी बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप वहाँ जितने दिन भी रहेंगी ये आपके साथ रहेंगी। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है ये आपकी मदद के लिए। भाई, ये सुनने के बाद अद्विका बोलती कि मासा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को भी अपने साथ लेके नहीं जानी है। आप खामखा जो मैं कह रही हूँ वो आप मान लीजिए, यही उम्मीद करते हैं आपसे। अब जो है अद्विका श्रुति को घूर के देखती है। श्रुति वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। आखिरकार ये लोग एयरपोर्ट तक आ चुके थे। वहाँ पर जितनी भी चीज़ थी, बोर्डिंग पास वगैरह, वो सब कुछ क्लियर हो चुके थे। यहाँ पे श्रुति के लिए शायद प्लेन की टिकट की इंतज़ाम भी बंदोबस्त कर लिए थे रानी सा ने, तो उसे प्लेन की टिकट थमा देते हैं। वहाँ पीछे अद्विका के वही 2 बॉडीगार्ड्स भी थे, बाकी की चीज़ें वो कर लेते हैं। और अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, अद्विका अपनी मासा को गले से लगा लेती है और वही अद्विका की मासा श्रुति से भी बात करती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो कहा है आप वही मान के करेंगे, और अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े तो हमारी नंबर आपके पास है, आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। जी जी मैम, अब आप जाइए। और वो जैसे ही अद्विका के पास आती है, अद्विका उसकी हाथ की कलाई पकड़ते हुए अपनी तरफ करती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गई है? तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं यहाँ नाच रही हूँ, गा रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देती? अंधी तो नहीं हो ना तुम? हाँ, हाथ छोड़ो मेरी। क्या हर वक्त एकदम से हाथ की कलाई पकड़ लेती हो तुम? हाथ है मेरी, पकड़ने वाली चीज़ नहीं है। और एकदम से वो हाथ छटक लेती है। यहाँ पर अद्विका अभी श्रुति को घूर ही रही थी, तभी ये अनाउंसमेंट हो ही जाती है फ्लाइट की। जैसे अनाउंसमेंट हो जाती है, वे दोनों ही अब चले जाते हैं। इधर अब भी अद्विका जो है वो बार बार पूछ रही थी, मैं पूछी तुमसे कि तुम यहाँ कर क्या रही हो? अरे तो क्यों पूछ रही हो बार बार? मुझसे ना पूछ के जाके अपनी माँ से पूछो ना। मुझे कोई शौक नहीं है अपने घर में कलेश बना के तुम्हारे साथ जाने की। मुझे मेरी नौकरी प्यारी है, इसीलिए वो मैम जो कहेंगी वही माननी पड़ेगी ना। क्या पता अगर वो मुझे नौकरी से निकाल दे तो मैं ना कहूँ तो? उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? अगर मुझे पता होती तो तुम मेरे साथ यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये मेरी कहाँ दिक्कत है? ये मेरी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें नहीं पता है, जाके तुम अपनी माँ से बात करो। वो एक बात बोल रही है और तुम आप कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता। मैं क्या करूँ इसमें?
मुझे कुछ भी नहीं पता, उन्होंने बस मुझे कही है तुम्हारे साथ जाने के लिए, तो मैं बस जा रही हूँ। जा रही हो तुम? हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं कही? कल रात को मैंने तुम्हें कॉल करी थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बिना सुने ही कॉल कट किसने की? तुमने की। एक तो तुमने इतनी रात को कॉल की, ऊपर से मुझे सुनाई और कट भी खुद ही की, और मुझसे कह रही हो कि मैंने क्यों नहीं बताई। और सुनने के लिए कम से कम होनी भी चाहिए, तुमने सुनने की इंतजार भी नहीं की। हाँ, बस बोलती गई बोलती गई। अच्छा, मैं क्या तुम्हारे मुंह पे ताला लगा के रखी थी? हाँ, जो तुमसे कहा नहीं गई कुछ? अब की बार श्रुति फिर चुप हो जाती है। देखो, अब यहाँ पे ये बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस मैम ने कही है तो मैं इसीलिए जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, अभी भी वक्त है, चली जाओ। ऐसे कैसे चली जाओ? हाँ, उन्होंने कही है कि तुम्हारे साथ जानी है तो मतलब जानी है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और मानो श्रुति अब जिद करने लगी थी, वो एक भी बात मान नहीं रही थी, और आखिरकार ये लोग प्लेन में आके बैठ चुकी थी। और क्योंकि ये पहली बार है कि श्रुति प्लेन में जर्नी करेगी, तो पहले तो प्लेन को, इतना बड़ा प्लेन को देखी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। झगड़े के बीच में ही बंदी एकदम से बोली कि प्लेन इतना बड़ा होता है? बाप रे, ये प्लेन है कि क्या है इतना बड़ा? क्योंकि अब तक बस उसने वो आसमान में उड़ता हुआ छोटा सा प्लेन को ही देखी है, जो पक्षियों की तरह उड़ के चला जाता है, करीब से नहीं देखी है कभी। और आज जब आंखों के सामने इतना बड़ा प्लेन को देखती है ना, तो उसकी मानो होश ही उड़ गई। अब वो चिल्ला रही थी, इतना बड़ा प्लेन। तो फिर अद्विका उसके हाथ को पकड़ते और बोलती, बिहेव योरसेल्फ, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या क्या करूं? फिर अद्विका ये गहरी सांस लेती है, ऐसे बर्ताव मत करो, लोग तुम्हें घूर रहे हैं, फिर तुम्हें ही ऑकवर्ड लगेगी। प्लेन ऐसे ही होते हैं। चलो, अब जिद बना ही ली हो तो तुम्हारी जिद पे पूरी करते हैं। बड़ी कस के उसकी हाथ की कलाई फिर से पकड़ती है और उसको लेके प्लेन के अंदर जाती है। थोड़ी बहुत घबरा रही थी, पहली बार थी, कैसे क्या करती उसको थोड़ी ना पता है, लेकिन अद्विका उसकी हाथ को थाम कर उसको ले जाते हैं। वो जो कुछ हद तक लग्जरी बिजनेस क्लास एरिया होता है, तो अद्विका का सीधा वहीं पे चीज़ें थी, तो वो चली आती है। लेकिन श्रुति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जैसे जैसे जा रही थी, प्लेन के सीट्स आगे जा रही थी, वहाँ की चीज़ें, कैबिन क्रूज को देखती है, और भी बहुत सारे वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, सब देखे वो बस देख ही रही थी। क्या बढ़िया मुस्कुराहट थी बंदी के चेहरे पे। और आखिर तक जब वो उस एरिया पे आती जहाँ पर वो बैठेगी, भाई साहब, पहले तो वो जहाँ पे बैठेगी उसको टच करती, हाय हाय इतना मुलायम, और टेक्सचर जो है वो काफ़ी बढ़िया थी। यहाँ पर श्रुति बोलती कि हम यहाँ बैठेंगे, ये तो इतना बढ़िया है। इधर अद्विका बस देख रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी, वो बस चुप से बैठ गई। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, मैगजीन के वो चीज़ें थे। उसके बॉडीगार्ड साइड साइड में बैठ जाते हैं, और यहाँ श्रुति चारों ओर मुंडी को घुमा के कभी यहाँ देख रही थी, कभी उठ रही थी, तो कभी उछलने लगी थी। अब की बार अद्विका बोलती कि चुप से बैठ जाओ, क्या कर रही हो तुम? वो, हाँ तो क्या करूं, ज़िंदगी में पहली बार मैं प्लेन में चढ़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत आनंद लूँगी ना मैं। तुम्हें क्या है, तुम्हारी तो आदत है, हम जैसे लोगों की आदत नहीं है। मौका बार बार नहीं मिलती है, क्या पता दूसरी बार मुझे मौका मिले ना मिले, तो इस बार जब मिली है तो अच्छे से जी लेती हूँ। अब की बार अद्विका जवाब नहीं देती। इस बात का क्या जवाब देगी वो? इधर मस्त एंजॉय कर रही थी, उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो घर पे कलेश करके आई है, क्या हुआ है, जैसे पल भर में ही सब कुछ भूल गई है वो। लेकिन सडनली अद्विका बोलती है, तुम ऐसे आ गई, तुम्हारा लगेज कहाँ है? और अब जाके श्रुति बोलती कि वो मैं लाई नहीं, तुम अपने कपड़े नहीं लाए और तुम मेरे साथ जा रही हो। हाँ तो मम्मी आने नहीं दे रही थी, उनसे झगड़ा हो गई, तो जल्दी जल्दी में बैग वगैरह छोड़ के आ गई मैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। और अब वो श्रुति को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन भाई साहब, डर तो तब होती है जब प्लेन की अनाउंसमेंट होती है टेक ऑफ के लिए। ओ भाई, जो श्रुति घबराती है ना जब वो प्लेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देती है,
और जैसे ही उड़ान भरती है ना भाई साहब, श्रुति की जैसे सांस अटक गई। उसकी थोड़ी ही पास अद्विका बैठी थी, वो मानो अद्विका के ऊपर चढ़ी गई है, पूरा जकड़ के बैठी है। यहाँ अद्विका भी शौक, वहाँ पर जो दो बॉडीगार्ड्स थे वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। तभी अद्विका बार बार कह रही थी, कर क्या रही हो तुम? अरे मुझे डर लग रही है, मैं क्या करूं? मैं पहली बार ऐसे चढ़ रही हूँ प्लेन पे, और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं क्या करूं? भाई उसने जो अद्विका को पकड़ के रखी थी वो पकड़ के ही रखती है जब तक ना प्लेन पूरी तरह से स्टेबल ना हो। जैसे स्टेबल होती है, सब कुछ नॉर्मल होती है, वो होते हैं ना जब एकदम से टेक ऑफ करती है तो एक हल्का सा वाइब्रेशन होता है, थोड़ी बहुत, वो थोड़ी बहुत हैट्रिक है कुछ कुछ लोगों के लिए। जिनकी आदत है उनको शायद प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जिनके लिए नया है उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। जैसे श्रुति की थी, उसकी हालत ख़राब हो गई है, वो जो काँप रही थी ना वो अलग ही लेवल की थी। लेकिन यहाँ अद्विका पहले तो चौंकी हुई थी कि सडनली एकदम से आके उसके ऊपर चढ़ गई है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ पल बाद वो शांत सी हो गई थी। उसने अच्छे से श्रुति को पकड़ी और धीरे से कही, रिलैक्स, शांत हो जाओ, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी। गहरी गहरी सांसें लो, खुद को शांत रखो। और तब जाके श्रुति शांत होती है। बड़े प्यारा सा मोमेंट थी। तो कहानी आज यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले पार्ट में जानेंगे कि इन दोनों का आगे क्या होगी। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।